नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस बाय आकाश में। आज की इस क्लास में हम लोग महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और ये सभी प्रश्न एग्जामों में पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावनाएं अधिक हैं। और इस क्लास में आपके जीएस के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सभी का रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि ये सभी प्रश्न आपके जीएस में पूछे गए हैं और सारे जो लेसन होते हैं, जो भी पार्ट आपके जो भी जीएस का सिलेबस होता है उनसे लिया गया है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न हमारा कह रहा है कि दादर और नगर हवेली से होकर प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी कौन है। तो दादर और नगर हवेली से जो नदी प्रवाहित होती है उसका नाम है दमन गंगा। कौन सी, क्या नाम है इसका? दमन गंगा नाम है। ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। दमन गंगा कहाँ से प्रवाहित होती है? तो दादर और नगर हवेली से प्रवाहित होती है। चलिए हम लोग दादर और नगर हवेली, दमन और दीव के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं पहले एक यूनियन टेरिटरी था जिसका नाम था दादर एवं नगर हवेली। क्या नाम था इसका? दादर एवं नगर हवेली इसका नाम था। और फिर एक यूनियन टेरिटरी और था जिसका नाम था दमन एवं दीव। क्या नाम था इसका? दमन एवं, क्या नाम था इसका? दमन एवं इसका दीव नाम था। अब क्या कर दिया गया प्रेजेंट टाइम में, इन दोनों को आपस में मर्ज कर दिया गया है। ठीक, इन दोनों को आपस में मर्ज कर दिया गया है। ठीक, और अगर आपसे पूछे ये कब मर्ज किया गया आपस में, तो ये आप लोग बताएंगे। इसको मर्ज किया गया था 26 जनवरी 2019 के दिन। कब मर्ज किया गया था? 26 जनवरी 2019 को। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसकी जो राजधानी पूछे, अब संयुक्त रूप से इसकी राजधानी क्या हो चुकी है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसकी जो संयुक्त रूप से राजधानी हो गई है वो हो गई है दमन। क्या हो गई है? दमन। अगर आपसे पूछे कि इनके पास कोई हाई कोर्ट नहीं है, लेकिन इसके उच्च न्यायालय का जो काम है, हाई कोर्ट इसका कहाँ पे है? उच्च न्यायालय का जो काम है वो कहाँ पे देखा जाता है? उच्च न्यायालय का जो काम है वो जो है मुंबई हाई कोर्ट में देखा जाता है। कहाँ पे देखा जाता है? उच्च न्यायालय का जो काम है वो मुंबई हाई कोर्ट में देखा जाता है। तो इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखेंगे। मुंबई हाई कोर्ट कहाँ का है? महाराष्ट्र का। इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी कब बने थे, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर, ये आपसे पूछे, जम्मू कश्मीर ये आपसे पूछे कि ये यूनियन टेरिटरी कब बने थे। यूनियन टेरिटरी कब बने थे? तो ये बने थे 31 अक्टूबर सन 2019 में। ठीक, 2019 में। इसको किसने बता दिया कि 2019 में बना था? ये 2020 का है भाई। ये काम जो है 2020 का है। 26 जनवरी 2020 को ये बना था। ठीक, इसको मर्ज किया गया था। ठीक, तो ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है, दोनों में अंतर है। चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि दादर और नगर हवेली से होकर प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी कौन सी है। तो उसका नाम है दमन गंगा। क्या नाम है? दमन गंगा। अब हमने बताया कि दादर और नगर हवेली, दमन एवं दीव को आपस में कब मर्ज किया था? 26 जनवरी 2020 को। इसको आपस में मिला करके एक संघराज्य बना दिया गया। इसका नाम हो गया दादर और नगर हवेली, दमन एवं दीव इसका नाम हो गया। राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी दमन है और इसका कोई अपना हाई कोर्ट नहीं है, तो हाई कोर्ट का काम मुंबई हाई कोर्ट में ही देखा जाता है। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। मुंबई कहाँ का हाई कोर्ट है? महाराष्ट्र का। और बात कर लिए, हमने बताया कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी कब बनाया गया, तो ये 31 अक्टूबर 2019 को बनाया गया। साथ में ये भी आप लोग याद रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि किसे 14वीं महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। तो हाल को दिया गया है HAL, हाल को दिया गया है 14वें महारत्न कंपनी का दर्जा। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अभी ये करंट का प्रश्न है तो इसी वजह से ये आप लोग ध्यान से याद रखेंगे। हाल को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसको बोलते हैं। तो ये भी आप लोग नोट करेंगे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इसको बोलते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो होता है इसकी जो है फुल फॉर्म होता है। अब कुछ अन्य महारत्न कंपनियां भी हमारे पास हैं, उनके नाम और फुल फॉर्म को देख लेते हैं, क्योंकि नाम आप लोग जानेंगे शॉर्ट फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म क्या है, तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। जैसे देखिए, भेल का अगर आपसे पूछ ले कि भेल का पूरा नाम क्या है, तो इसका नाम है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। क्या है? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। अगर आपसे पूछे कि BPCL का पूरा नाम क्या है, तो
बीपीसीएल का पूरा नाम क्या है? तो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसका पूरा नाम है। गेल का अगर आपसे पूछ ले, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इसका पूरा नाम है। सीआईएल का पूरा नाम पूछ ले तो कोल इंडिया लिमिटेड इसका पूरा नाम है। उसके बाद एचपीसीएल का पूरा नाम पूछे, एचपीसीएल का हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसका पूरा नाम होता है। अगर आपसे पूछे कि वहीं पे IOCL का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होता है। उसके बाद NTPC का फुल फॉर्म पूछ ले, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ONGC का फुल फॉर्म पूछ ले, ONGC का तो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड होता है। उसके बाद सेल का पूछ ले क्या होता है फुल फॉर्म? तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होता है। तो इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न फिर महत्वपूर्ण आ चुका है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, कह रहा है कि ताजमहल पैलेस होटल का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था जमशेदजी टाटा। कौन करवाए थे? इसका निर्माण करवाए थे जमशेदजी टाटा, इसका निर्माण करवाए थे। ठीक, अगर आपसे पूछे कि ये कब बना था तो 2003 में बना था। अगर आपसे पूछे ये स्थित कहाँ पे है तो मुंबई में ये स्थित है। कहाँ पे? मुंबई में ये स्थित है। इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। और देखिए हमने बताया था कि 14वीं जो महारत्न कंपनी है वो हाल को बनाया गया हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड होता है, और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड BPCL का हो गया, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, गेल का हो गया गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, CIL का हो गया कोल इंडिया लिमिटेड, और HPCL का हो गया हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, IOCL का फुल फॉर्म हो गया इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, NTPC का फुल फॉर्म हो गया नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ONGC का फुल फॉर्म हो गया ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सेल का फुल फॉर्म हो गया स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इतनी बातों को आप लोग को ध्यान रखना है। तो जो है टाटा ग्रुप की स्थापना किसने किया था? तो ये जो है होटल की स्थापना कौन करते हैं? जमशेदजी टाटा ने इसकी स्थापना की मुंबई में 2003 में। ठीक, और ये जो है जमशेदजी टाटा कौन है? तो ये टाटा समूह के संस्थापक हैं। टाटा समूह के क्या है? टाटा समूह के, तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, संस्थापक हैं। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, बहुत बड़ी भारत की कंपनी है। अगर आपसे पूछे कि टाटा समूह के संस्थापक हैं, और दूसरी बात आप लोग को ध्यान रखना है, इनके एक पुत्र थे, पुत्र का नाम क्या है? तो इनके पुत्र का ही नाम था रतन टाटा। क्या नाम था इनके पुत्र का? नाम रतन टाटा। इनकी हाल ही में क्या हो चुकी है? तो ये भी बातें यहाँ पे करंट अफेयर का प्रश्न बनेगा। अगर आपसे पूछे कि इनकी क्या हो चुकी है, हाल ही में क्या हो चुकी है? हाल ही में इनकी मृत्यु हो गई है। ठीक, तो अब जब हाल ही में इनकी मृत्यु हो गई है तो ये पूछेगा इनको भारत रत्न कब मिला था? तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इनको भारत रत्न जो है, भारत रत्न नहीं भाई, पद्म विभूषण, सॉरी, इनको पद्म विभूषण पूछे कब दिया गया था? पद्म विभूषण कब दिया गया? तो ये बताएंगे। इनको पद्म विभूषण 2008 में, सॉरी, इनको पद्म विभूषण जो है कब दिया गया था? 2008 में ही तो 2008 में इन्हें पद्म विभूषण दिया गया। तो ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है, पद्म विभूषण। अभी टाटा समूह के संस्थापक कौन है? अगर आपसे पूछे कि वर्तमान समय जो है टाटा समूह के हेड कौन है, वर्तमान समय टाटा समूह के हेड कौन है? तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। वर्तमान में टाटा समूह के जो हेड है उनका नाम है नोएल टाटा। क्या नाम है उनका? नाम नोएल टाटा इनका नाम है। तो इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए इसका रिवीजन करते हैं। देखिए सारे महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये जो है ये करंट अफेयर का प्रश्न है, और हाल ही में मृत्यु किसकी हुई? रतन टाटा की, तो भी करंट अफेयर का प्रश्न है। पद्म विभूषण कब मिला? ये भी करंट अफेयर का प्रश्न है। ठीक, तो चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि ताजमहल पैलेस होटल का निर्माण किसने कराया था? तो ये जमशेदजी टाटा ने करवाया था। 2003 में मुंबई में स्थित है। ठीक, टाटा समूह के संस्थापक भी कौन थे? तो जमशेदजी टाटा थे। इनके पुत्र का नाम क्या था? रतन टाटा। रतन टाटा ने हाल ही में क्या किया था? इनकी मृत्यु हो गई है। बहुत शोक की बात है, इनकी हाल ही में मृत्यु हो गई है। पद्म विभूषण इनको कब मिला है? तो 2008 में इनको पद्म विभूषण से नवाजा गया था। और टाटा समूह के हेड कौन है? नोएल टाटा टाटा समूह के हेड हैं। तो अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा हो तो क्लास को आप लोग को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों तक भी इस क्लास को शेयर करना है ताकि वो लोग भी इस क्लास का लाभ उठा पाएँ। और PDF आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आपको वहाँ पे इसका PDF मिलेगा। PDF आप लोग जाके वहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। चलिए पार्थ, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि 1857 में अंग्रेजों ने मुगल वंश के किस अंतिम शासक को सत्ता से बर्खास्त कर दिया था? तो मुगल वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम था बहादुर शाह जफर। क्या नाम था? बहादुर
शाह बहादुर शाह जफर इसका नाम था। और इसको अंग्रेजों ने, या फिर बहादुर शाह इसे द्वितीय भी कहा जाता है, इसको अंग्रेजों ने क्यों बाहर निकाल दिया था, सत्ता से बर्खास्त कर दिया था। क्यों सत्ता से बर्खास्त कर दिया था? क्योंकि इसका कारण क्या था, तो कारण भी आप लोग को यहाँ याद रखना है। क्योंकि इन्होंने क्या किया था, 1857 की जो क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति है ना, उसका नेतृत्व तो संभाला था दिल्ली से। तो उसका दिल्ली से क्या किया था, दिल्ली से क्या किया था, नेतृत्व किया था। तो इस वजह से क्या किए थे अंग्रेजों ने, इसे रंगून भेज दिया था। कहाँ भेजा था, तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इसको रंगून भेज दिया था। और रंगून कहाँ पे है, तो वर्मा में था। वर्मा किसका पुराना नाम है, तो म्यांमार का वर्मा पुराना नाम है। तो ये बातें आप लोग को ध्यान रखना। रंगून भेज दिया था, कहाँ पे, रंगून। अब इसकी मृत्यु पूछे कहाँ पे हुई थी, तो इसकी मृत्यु भी 1862 में कहाँ पे हुई थी, वहीं रंगून में ही हो गई थी। तो ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। जब इसको अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया था, तो इसकी पत्नी जो है दुखी होकर कौन सा गाना गाती थी, मेरे पिया गए रंगून, किए हैं वहां से टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है। तो ये गाना गाती थी। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहले इसका रिवीजन करेंगे ना। महत्वपूर्ण प्रश्न था, देखिए मॉडर्न हिस्ट्री से महत्वपूर्ण प्रश्न था। तो देखिए 1857 में अंग्रेजों ने मुगल वंश के किस अंतिम शासक को सत्ता से बर्खास्त किया था, तो बहादुर शाह जफर था। और इसको बहादुर शाह द्वितीय भी कहा जाता है। तो इसका कारण क्या था बर्खास्त करने का, क्योंकि 1857 की क्रांति जो अंग्रेजों के विरुद्ध हुई थी, उसका नेतृत्व इसने किया था दिल्ली से। ठीक, कहाँ से, दिल्ली से। तो ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। और इसको अंग्रेजों ने भेज कहाँ दिया था, रंगून भेज दिया था। रंगून वर्मा की राजधानी थी उस समय। वर्मा किसका पुराना नाम था, तो म्यांमार का पुराना नाम था। मृत्यु 1862 में रंगून में ही इसकी बेचारे की मृत्यु हो गई थी। ठीक, 1862, हाँ सही तो है। तो अगला प्रश्न देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कह रहा है कि वीडियोग्राफिक्स एरे वीजीए किसने विकसित की थी। तो वीजीए को जो है आईबीएम कंपनी ने बनाया था। किसने बनाया था, आईबीएम कंपनी ने इसका निर्माण किया था। और ये जो है रेलवे परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ठीक, ये सारे प्रश्न जो है वो रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है। अब चलिए इससे एडिशनल प्रश्न कुछ देख लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि ब्लूटूथ का निर्माण किसने करा था, ब्लूटूथ का आविष्कार किसने किया था, तो देखिए ब्लूटूथ का आविष्कार किसने किया था, वो किए थे हार्टसन ने। किसने किया था, हार्टसन ने। तो अब इसे कैसे याद रखेंगे, देखिए ब्लूटूथ लगा के आप किससे बात करते हैं, अपने स्वीट हार्ट से बात करते हैं ना, तो इसी वजह से ये हो जाएगा हार्टसन। ब्लूटूथ का आविष्कार किसने किया था, हार्टसन। अगर आपसे पूछेगी टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, तो टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था। किसने, ग्राहम बेल ने किया था। अब टेलीफोन से किसको फ़ोन लगाते हैं, अपने बैल दोस्त को फ़ोन लगाते हैं। तो इसलिए टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, ग्राहम बेल ने किया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछे कि एक्सरे का खोज किसने किया था, एक्सरे का खोज, तो इसकी खोज किए थे रांटजन ने। रांटजन ने एक्सरे की खोज किया था। तो ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। टेलीविज़न का आविष्कार यहीं पे पूछ ले किसने किया था, तो ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है कि अगर टेलीविज़न का आविष्कार पूछे तो लोगी बेयर्ड ने किया था। किसने, लोगी बेयर्ड ने किया था टेलीविज़न का आविष्कार। एक और मात्र लिख लीजिए, अगर आपसे पूछे कि रेडियो का आविष्कार किसने किया था, पूछा जाता है 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। इसकी जो खोज की थी मार्कोनी ने किया था। किसने, मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था। तो इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि देखिए वीडियोग्राफिक्स एरे वीजीए का जो है किसने विकसित किया था, इसको आईबीएम कंपनी ने विकसित किया था। किसने, आईबीएम कंपनी। ब्लूटूथ का आविष्कार किसने किया था, हार्टसन ने किया था। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, ग्राहम बेल ने किया था। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था, रांटजन ने किया था। और जो है एक्सरे टेलीविजन का आविष्कार, टेलीविजन, ये विजन लिखा है भाई, विजन का आविष्कार किसने किया था, लोगी बेयर्ड। और रेडियो का आविष्कार किसने किया था, मार्कोनी ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से भी आप लोग को करंट अफेयर के क्वेश्चन में बताने वाला हूँ। देखिए कह रहा है कि दिल्ली मेट्रो का उद्घाटन किसने किया था। तो जो दिल्ली में मेट्रो बना था, कब बना था, ये 2002 में बना था। कब बना था, 2002 में। अगर आपसे पूछे इसका उद्घाटन किसने किया था, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने किसने किया था। तो इसका जो उद्घाटन है वो अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। तो इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने इसका क्या कर दिया, उद्घाटन कर दिया। अगर आपसे पूछे कि भारत में
पहली मेट्रो कब चली थी, मेट्रो आया है तो मेट्रो के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि भारत में पहली मेट्रो कब चली, तो भारत में की जो पहली मेट्रो है वो चली थी कहाँ पे, मेट्रो जो है वो चली थी 1984 में चली थी और कोलकाता में चली थी। कहाँ चली थी, 1984 में, और कहाँ पे चली थी, कोलकाता में। तो ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अब आगे बात कर ले, अगर आपसे पूछे कि भारत की पहली जल मेट्रो कब चली थी, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो, इसे बोलते हैं अंडर वाटर मेट्रो, यानी कि मतलब पानी के अंदर मेट्रो कब चली थी, तो ये जो है कोलकाता में चली थी, कोलकाता में चली थी। और कोलकाता में अगर आपसे पूछे किस नदी पे चली थी, तो ये भी बताएंगे आप लोग, हुगली नदी पे चली थी। किस नदी पे, हुगली नदी पे चली थी। अगर आपसे पूछे भारत में पहली जल मेट्रो कब चली थी, तो ये भी नोट करेंगे। अगर आपसे पूछे भारत की पहली जल मेट्रो कब चली थी, तो भारत की जो पहली जल मेट्रो है ये चली थी कोच्चि में चली थी। अगर आपसे पूछे कि भारत की दूसरी जल मेट्रो कब चली थी, दूसरी, ये करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट प्रश्न है। करंट अफेयर, पहला जल मेट्रो और दूसरा जल मेट्रो, ये करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये चली थी मैंगलोर से। कहाँ पे, मैंगलोर से। तो इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए इसका रिवीजन करते हैं। देखिए, अगर आपसे पूछे कि दिल्ली मेट्रो का उद्घाटन किसने किया था, तो 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसकी उद्घाटन किया था। भारत में पहली मेट्रो कहाँ चली थी, 1984 में कोलकाता में चली थी। और दिल्ली में कब चली थी, 2002 में। और पहली अंडर वाटर मेट्रो यानी कि पानी के अंदर मेट्रो, वो भी कोलकाता में चली थी और वो हुगली नदी में चली थी। तो ये बातें अभी आप लोग ध्यान रखेंगे। और पहली जल मेट्रो कहाँ पे चली थी, जल मेट्रो कोच्चि में चली थी और दूसरी जो है मैंगलोर में चली थी। ये जो है ये नाव पे ऐसे, मतलब मेट्रो के जैसे नाव है एक, उसे ही बोलते हैं जल मेट्रो। ठीक, कोलकाता में चलती, केरल में चलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि आर्थिक विकास का एक अच्छा संकेत किसमें निरंतर वृद्धि है। तो देखिए, आर्थिक, ये किसका है, इकोनॉमी का प्रश्न है। किसका प्रश्न है, इकोनॉमी का प्रश्न है। और क्या कह रहा है कि आर्थिक विकास का एक अच्छा संकेत जो है किसमें निरंतर वृद्धि है। तो आर्थिक विकास को, अगर आपको किसी देश का आर्थिक विकास देखना हो तो क्या करेंगे आप लोग, या तो उसका जीडीपी देखेंगे, तो जीडीपी भी इसका सही जवाब हो जाएगा, जिसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं, जिसे सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं। या फिर आप उसका क्या देख लेंगे, पीसीआई देख लेंगे, यानी कि पर कैपिटा इनकम, या फिर इसे बोलते हैं प्रति व्यक्ति आय। अब चलिए यहाँ से करंट अफेयर के प्रश्न देखिए, आर्थिक विकास से क्या क्या बनते हैं वो उसको हम लोग पढ़ते हैं। अगर आपसे पूछे कि हमारे अभी हाल ही में जो है करंट अफेयर का प्रश्न है, अभी हाल ही में अगर आपसे पूछे कि आर्थिक सर्वेक्षण कब हुआ था भारत में, जो है आर्थिक सर्वेक्षण कब हुआ था, तो आर्थिक सर्वेक्षण की बात करें तो इस बार जो है 2024-25 वाला जो हुआ था, 2024-25 वाला जो आर्थिक सर्वेक्षण जारी किया गया, इसमें अगर आपसे पूछे कि जीडीपी का ग्रोथ रेट कितना है, इस बार जीडीपी का ग्रोथ रेट कितना है, तो ये एग्जाम में पूछा जाएगा। 6.4% है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण है। और एग्जाम में आर्थिक सर्वेक्षण जो रिपोर्ट पूछा जाएगा तो उसमें ये प्रश्न पूछा जाएगा कि जीडीपी की ग्रोथ रेट इस बार कितनी रही 2024-25 में, तो 6.4%, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और अभी हमारे देश में बजट 1 फरवरी को आया है, तो बजट 2025-26 की बात करें, 2025-26 की बात करें बजट में, तो ये आपसे पूछ ले अगर कि बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा कितने % है, तो ये क्या बताएंगे आप लोग, राजकोषीय घाटा, ये भी एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इस बार जो राजकोषीय घाटा हमारा आ गया 4.4% है, कितना, 4.4% है। तो ये दोनों बातें आप लोग को ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो इसका रिवीजन कर लेंगे कि आर्थिक विकास एक अच्छा संकेत है जिसमें निरंतर वृद्धि होती है। तो या तो जीडीपी, जिसे क्या बोलते हैं, सकल घरेलू उत्पाद, क्या बोलते हैं, सकल घरेलू उत्पाद आप लोग देख सकते हैं, उत्पाद देख सकते हैं, या तो पर कैपिटा इनकम, यानी कि प्रति व्यक्ति आय का आकलन कर लेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा। तो इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए, अब हमने क्या बताया कि बजट 2025-26 में जो है राजकोषीय घाटा कितना है इस बार, तो 4.4%। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024-25 में जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहेगा, तो 6.4%। ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न कि जम्मू एंड कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री कौन है, तो ये भी करंट अफेयर का प्रश्न है। देखिए, ये भी जो है आपका करंट अफेयर का प्रश्न है कि जम्मू एंड कश्मीर के मुख्यमंत्री का नाम है, तो इसके मुख्यमंत्री का नाम, पहले मुख्यमंत्री बने हैं, उनका नाम है उमर अब्दुल्ला। क्या नाम है उनका, उमर
अब्दुल्ला। तो ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अब कुछ राज्य और उनके मुख्यमंत्रियों के बारे में देख लेते हैं। जैसे केरल के अगर आपसे पूछे कि सीएम कौन बने हैं, केरल के जो मुख्यमंत्री कौन है, तो इनका मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन। कौन है? पिनराई विजयन है। ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे कि वहीं पे अरुणाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, अरुणाचल प्रदेश के जो वर्तमान समय में मुख्यमंत्री कौन है, तो अरुणाचल प्रदेश में जो वर्तमान समय सीएम है वो कौन है? प्रेमा खांडू है। कौन है? प्रेमा खांडू हैं। तो ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे कि वहीं पे अगर आपसे पूछे कि महाराष्ट्र के वर्तमान सीएम कौन है, ये भी चेंज हुए हैं ना अभी हाल ही में, तो महाराष्ट्र के सीएम पूछ ले कौन है, तो ये है देवेंद्र फडणवीस। क्या है? ऐसे ऐसे नाम रहते हैं, मैं तो बोल ही नहीं पाता। देवेंद्र फडणवीस हैं इनके, जो है फडणवीस, ठीक। तो ये हैं इनके महान, मतलब वर्तमान समय में देवेंद्र फडणवीस यहाँ के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आंध्र प्रदेश के अगर आपसे पूछे आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है वर्तमान समय में, तो ये हैं आपके चंद्रबाबू नायडू। कौन है? अभी हाल ही में बने हैं चंद्रबाबू नायडू यहाँ के सीएम बने हैं। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। सभी करंट अफेयर से प्रश्न है, ये भी करंट अफेयर की ही प्रश्न है। तो यहाँ पे 2-3 यहाँ पे प्रश्न आपके करंट अफेयर से भी हो गए, तो 3 प्रश्न हो गए। चलिए इसका रिवीजन करते हैं। देखिए, अगर आपसे पूछे कि जम्मू एंड कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री कौन बने, तो उमर अब्दुल्ला बने हैं। ये आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। पिनराई विजयन कहाँ के मुख्यमंत्री? केरल के। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? प्रेमा खांडू हैं। अगर आपसे पूछे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है, तो ये देवेंद्र फडणवीस हैं। अगर आपसे पूछे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो चंद्रबाबू नायडू हैं। ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न फिर है करंट अफेयर से ही है। कह रहा है कि मरणोपरांत पद्म विभूषण 2025 से किसे सम्मानित किया गया? देखिए, अभी जो पद्म विभूषण दिया गया है 26 जनवरी के दिन, तो कुल अगर आपसे पूछे कुल पद्म विभूषण कितने लोगों को मिला, कुल पद्म विभूषण की बात कर लें तो कुल मिला है 7 लोगों को। कितने लोगों को? 7 लोगों को। लेकिन अगर आपसे पूछे मरणोपरांत उसमें से कितने लोग को मिला, तो मरणोपरांत भी आप लोग ध्यान रखेंगे 3 लोगों को मिला। कौन कौन से लोग हैं, आइए चलिए देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आप लोग पहला हो गया वासुदेव नायर। तो वासुदेव नायर कौन है, किस क्षेत्र में मिला, तो इनको साहित्य के क्षेत्र में मिला। कोई किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में मिला था। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? केरल के रहने वाले हैं। और दूसरा नंबर आप लोग याद रखेंगे शारदा सिन्हा को मिला है। और शारदा सिन्हा जो है ये क्या है, तो ये गायिका है। क्या है? गायिका। और ये कहाँ की रहने वाली हैं, तो बिहार की रहने वाली हैं। आप लोग को ध्यान रखना। शारदा सिन्हा के बारे में आप लोग नहीं जानते, वो गाना तो सुने होंगे आप लोग, कहे तो से सजना ई तोहरी सजनिया, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया। हमने प्यार किया मूवी का गाना है। मैंने प्यार किया, हमने नहीं मैंने। तो इसका गाना है, तो इसे आप लोग को ध्यान रखना है। ऐसे ही करके, और उसके बाद तीसरे नंबर पर आपके कौन हो जाएंगे, ये है आपके जो सुजुकी के मालिक हैं, उनका नाम क्या है? ओसामू सुजुकी। ये जो है शारदा सिन्हा है, इनको पद्मश्री भी मिल चुका है। और जो है शारदा सिन्हा की बात करें, ये जो है बिहार में वो गाती हैं, छठ पूजा से संबंधित तमाम गीतें गाती हैं। तो ऐसे भी करके आप लोग ध्यान रखेंगे। ओसामू सुजुकी जो है ये जापान के रहने वाले, इनको भी इस समय भारत का क्या मिला है? पद्म विभूषण मिला है। तो ये 3 लोगों का नाम जो मरणोपरांत मिला है, कम से कम तो उन्हें याद रखेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछे तो पद्म विभूषण कुल 7 लोगों को मिला है, 3 लोगों को मरणोपरांत मिला है। वो 3 लोग कौन है? वासुदेव नायर साहित्य के क्षेत्र में, शारदा सिन्हा गायिका हैं बिहार की, तो इन्हें भी मिला है। और ओसामू सुजुकी जापान के क्या हैं? सुजुकी कंपनी के मालिक हैं। जो सुजुकी कार आती है जिसमें आप लोग सफ़र करते हैं और गाना गाते हैं, जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, उन्हीं को मिला है। अगर आपसे पूछे कि एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, अगर वयस्क मानव शरीर पूछे तो 206 हड्डियाँ। अगर आपसे पूछे कि शिशुओं में कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो इसमें 300 हड्डियाँ होती हैं। अगर आपसे पूछे कि हड्डियों का निर्माण कैसे होता है, तो कैल्शियम फास्फेट से होता है। किससे होता है हड्डियों का निर्माण? तो ये होता है कैल्शियम फास्फेट से होता है। तो ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछे कि इसमें देखिए कुछ इंपॉर्टेंट, खोपड़ी में अगर आपसे पूछे कितनी हड्डियाँ होती है, खोपड़ी में जो है कुल 29 हड्डियाँ होती हैं। अगर खोपड़ी पूछे जिसमें कपाल आता है, तो कपाल में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 8 होती हैं। चेहरा आता है खोपड़ी में ही, तो चेहरे में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 14 चेहरे में हड्डी होती है। चेहरे में कितनी हड्डियाँ होती है?
तो 14 हड्डी होती है। उसके बाद कान भी आता है कपाल में ही, कान में 6 हड्डियाँ होती है, 3 एक कान में, 3 एक कान में, छोटी सबसे कान की हड्डी होती है उसका नाम है स्टेपीज, ठीक। और एक जो है ऊपरी गर्दन में होती है, एक ऊपरी गर्दन में होती है, और एक हड्डी ये भी कपाल के अंदर, खोपड़ी के अंदर ही आता है, जिसको क्या बोलते हैं, ह्यूजॉइड बोलते हैं। क्या ह्यूजॉइड बोलते हैं। तो ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। तो ऑस्टियोपोरोसिस रोग अगर आपसे पूछे यहीं पे, ऑस्टियोपोरोसिस ये रोग किस चीज़ से होता है, किससे संबंधित है? ऑस्टियोपोरोसिस रोग ये किससे संबंधित है अगर आपसे पूछे तो ये हड्डियों से संबंधित है। क्या होती है? हड्डियों से। हड्डियां क्या होती है इसमें? खोखली हो जाती हैं या छीड़ हो जाती हैं। ऑस्टियोपोरोसिस उस रोग को कहते हैं। तो ये देखिए साइंस का महत्वपूर्ण प्रश्न था, आप लोग इसे याद रखेंगे। जो भी प्रश्न यहाँ पे हड्डी से मिले आप लोग को इसको कर देना है। तो देखिए मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? 206। शिशुओं में पूछे 300 हड्डियां। हड्डियां निर्माण किससे होता है? कैल्शियम फास्फेट से होता है। खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है? 29 हड्डियां होती है, जिसमें कपाल में 8 होती हैं, चेहरे में 14 होती है, कान में 6 हड्डियां होती हैं, ऊपरी गर्दन में 1 हड्डियां जिसे ह्यूजॉइड बोलते हैं। और ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग जो है हड्डी से संबंधित है। ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अगला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अभी 14 फरवरी आने वाला है तो ध्यान देंगे। तो पुलवामा में आतंकी हमला कब हुआ था? तो ये जो हुआ था पुलवामा में आतंकी हमला, ये 14 फरवरी 2019 को हुआ था। और इस दिन को हम लोग क्या मनाते हैं? ब्लैक डे मनाते हैं। क्या मनाते हैं? ब्लैक डे मनाते हैं, ठीक। ये बातें आप लोग को ध्यान रखना, ब्लैक डे इस दिन को मनाते हैं, ठीक। तो ये हो गई थी। तो अगर आपसे पूछे कि इसने किस आतंकी संगठन ने किस आतंकी संगठन ने इस पे हमला किया था जो हमारे सेना के जवान थे? तो उसका नाम था जैश-ए-मोहम्मद। क्या था? उस आतंकवादी संगठन का नाम था जैश-ए-मोहम्मद आतंकवादी संगठन। लेकिन अभी रुकिए, देखिए फिर इसका बदला हमने कब लिया? तो भारतीय सेना द्वारा इस ऑपरेशन बालाकोट जो एयर स्ट्राइक करके, कौन सा एयर स्ट्राइक किया गया था? बालाकोट जो है एयर स्ट्राइक किया गया था। बालाकोट एयर स्ट्राइक किया गया था और इसके द्वारा जो है अपना बदला लिया गया। यहाँ पे जो आतंकी संगठन था जैश-ए-मोहम्मद, इसको क्या कर दिया गया? पूरा नस्ते नाबूद किया गया था। इसमें जो बदला लेने के लिए भारतीय वायुसेना ने जो पहल की थी, भारतीय वायुसेना ने, यहाँ पे भारतीय वायुसेना की जो जहाज है मिराज 2000 जो लड़ाकू विमान है मिराज 2000, इसने भाग लिया था। तो इसका नाम भी आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए इसका रिवीजन करिए कि पुलवामा में आतंकी हमला कब हुआ था? तो 14 फरवरी 2019 को ब्लैक डे इस दिन हम लोग मनाते हैं। और आतंकी संगठन कौन था जो हमला किया था? जैश-ए-मोहम्मद इसका नाम है। और बदला हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक करके लिया था। भारतीय वायुसेना द्वारा ये एयर स्ट्राइक किया गया था। और मिराज 2000 इसका जहाज का नाम, एयर जो है लड़ाकू विमान का नाम है। तो अगला प्रश्न है, फिर आ चुका है स्टैटिक से आप लोग समझ सकते हैं कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो आप सभी लोग को पता है कि भारत की जो पहली महिला राष्ट्रपति है प्रतिभा पाटिल नाम है इनका। क्या नाम है? पहला प्रतिभा पाटिल है। ये राष्ट्रपति कब बनी थी? तो 2007 से लेकर के ये 2012 तक राष्ट्रपति रही। 2007 से लेकर के 2012 तक। अगर आपसे पूछे कि इनका क्रम क्या था, किस क्रम की राष्ट्रपति थी, तो ये भारत की 12 नंबर की राष्ट्रपति थी। अगर आपसे पूछे कि भारत की पहली प्रधानमंत्री कौन थी, तो आप लोग बताएंगे कौन थी? ये थी आपकी इंदिरा गांधी। भारत की पहली प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी, ठीक। ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे कि भारत की पहली मुख्यमंत्री कौन थी, भारत की पहली मुख्यमंत्री कौन थी, तो ये सुचेता कृपलानी की थी। कौन? सुचेता कृपलानी थी। तो ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। किस राज्य की बनी थी? तो उत्तर प्रदेश की। अगर आपसे पूछे कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी, तो भारत की जो पहली महिला राज्यपाल हैं वो सरोजिनी नायडू बनी थी। कौन बनी थी? सरोजिनी नायडू बनी थी। ये किस राज्य की बनी थी? तो ये उत्तर प्रदेश की बनी थी। तो ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे कि वहीं पे भारत की जो महिला न्यायाधीश हैं, अगर आपसे पूछे भारत की जो पहली महिला जो है न्यायाधीश कौन बनी थी, पहली महिला जो है न्यायाधीश कौन बनी थी, तो वो बनी थी आपकी लीला सेठ। कौन बनी थी? लीला सेठ। और ये कहाँ की बनी थी? हिमाचल प्रदेश राज्य की, ठीक। चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी,
तो प्रतिभा पाटिल हैं। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा पाटिल है। 2007 से लेकर के 2012 तक भारत की राष्ट्रपति रही। क्रम इनका कौन था? 12वां क्रम था। और भारत की पहली अगर महिला प्रधानमंत्री पूछे तो इंदिरा गांधी। पहली महिला मुख्यमंत्री पूछे सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की बनी थी। और पहली महिला राज्यपाल पूछे तो सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की बनी थी। और पहली महिला जो है पहली महिला न्यायाधीश पूछे तो लीला सेठ हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की जो है हाईकोर्ट की ये बनी थी लीला सेठ। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत खोले गए बैंक खाते का नाम क्या है? तो इसके लिए चलाया गया था बेटी बचाओ जो बेटी पढ़ाओ योजना है जो ये चला था 22 जनवरी। ये इसको पहले नोट करेंगे। 22 जनवरी 2015 को इस योजना को शुरुआत की गई थी। कहाँ से? पानीपत हरियाणा से। क्यों यहाँ से शुरू की गई थी? क्योंकि यहाँ पे जो सर्वाधिक जो है हरियाणा जो है मतलब जो भारत का हरियाणा राज्य है यहाँ पे सर्वाधिक क्या है न्यूनतम जो है वो क्या बोलते हैं? न्यूनतम उसको क्या बोलते हैं यार? अरे अभी बता रहे हैं, चलो अभी याद आएगा। तो कौन सा योजना चलाया गया? तो सुकन्या जो है सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाते खोले गए थे। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाते खोले गए थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत। और इसका जो है शुरुआत किसने किया था? सुकन्या समृद्धि योजना का तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरुआत किया था। कब शुरुआत किया था? तो 2015 में ही इसकी शुरुआत की गई थी। और इसमें कहा गया था जो 10 वर्ष की कम आयु है, जो 10 वर्ष से कम आयु की जो बच्ची हैं, कम आयु की जो बच्ची हैं उनका खाता खोला जाएगा। उसमें जो है पैसा जमा किया जाएगा ताकि भविष्य में जाकर के उन पैसा जब इकट्ठा हो जाए तो बच्ची के पढ़ाई में लग सके वो पैसा या फिर शादी में खर्च हो सके। ठीक, तो ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पानीपत हरियाणा से चला था क्योंकि यहाँ पे न्यूनतम लिंगानुपात है। क्या है? न्यूनतम लिंगानुपात है। यानी कि लिंगानुपात का मतलब क्या है हो गया? न्यूनतम लिंगानुपात का मतलब क्या हो गया कि यानी कि यहाँ पे लड़कियों की संख्या कम है और लड़कों की संख्या अधिक है। और सुकन्या समृद्धि योजना इस वजह से, और यहाँ पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना भी चलाया गया, सुकन्या समृद्धि योजना भी चलाया गया। अभी इसके तहत जो है रिपोर्ट आई है वो 930 यहाँ की जन्म के समय लिंगानुपात अभी हो गई है। करंट अफेयर का प्रश्न है कि जन्म के समय यहाँ की जो लिंगानुपात है यहाँ पे लिख लेते हैं। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत यहाँ पे जन्म के समय जो लिंगानुपात है वो कितनी हो चुकी है हरियाणा में? जन्म के समय लिंगानुपात कितनी हो चुकी है? लिंगानुपात कितनी हो चुकी है हरियाणा में जन्म के समय? वो हो चुकी है 930। तो ये जो है करंट अफेयर का भी प्रश्न है। हाल ही में अभी 2-4 दिन हो रहा है करंट अफेयर का प्रश्न है क्योंकि अभी इसकी जो है स्थापना दिवस बनाया गया 22 जनवरी के दिन। तो उसका लिंगानुपात इसके तहत कितनी हो गई? 930 हो गई है। ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक, चलिए अब क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, इसका रिवीजन आप लोगों ने कर लिया। शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2015 में 10 वर्ष से कम आयु की बच्चियों का क्या होता है? खाता खोलना। अगला प्रश्न है इंडियन जियोग्राफी से है, कह रहा है कि भद्रा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में? तो चाहे भद्रा पूछे, चाहे आपका बांदीपुर पूछे, बांदीपुर पूछ ले या फिर सोमेश्वर पूछ ले। सोमेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? सोमेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य, या फिर आपके पूछ ले तुंगभद्रा वन्य जीव अभ्यारण्य। तुंगभद्रा वन्य जीव अभ्यारण्य ये कहाँ पे है? ये सारे जो अभ्यारण्य है ये भारत के कर्नाटक राज्य में है। कर्नाटक राज्य में। अगर आपसे पूछे कि कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे? कैमूर जो है कैमूर अभ्यारण्य ये कहाँ पे है? तो कैमूर जो अभ्यारण्य है ये बिहार में है। कहाँ पे? बिहार में स्थित है। ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे कि वहीं पे गिर अभ्यारण्य कहाँ पे है? गिर वन्य जीव अभ्यारण्य, या फिर आपसे पूछ ले कि नल सरोवर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे? नल सरोवर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो ये गुजरात राज्य में। कहाँ पे? गुजरात राज्य में। और एक चीज और आप लोग ध्यान रखेंगे, अगर आपसे पूछे यहीं पे चंद्रप्रभा जो है चंद्रप्रभा तो वन्य जीव अभ्यारण्य ये कहाँ पे है? तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे उत्तर प्रदेश राज्य में है। चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि भद्रा वन्य जीव अभ्यारण्य पूछे या फिर बांदीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य पूछे या फिर सोमेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य पूछे या फिर तुंगभद्रा वन्य जीव अभ्यारण्य ये कहाँ पे है? कर्नाटक राज्य में है। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य ये बिहार राज्य में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान पूछे या फिर जो है नल सरोवर जो है वन्य जीव अभ्यारण्य ये गुजरात राज्य में है। चंद्रप्रभा जो है एकमात्र उत्तर प्रदेश में है। चलिए
आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे श्वेत क्रांति से प्रश्न पूछा जाता है। श्वेत क्रांति किस राज्य से शुरू हुई थी ना, तो ये गुजरात राज्य से शुरू हुई थी। किसने? गुजरात राज्य से। इसे ही क्या कहा जाता है? इसे ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है। ये संबंध किससे है? अगर आपसे पूछे ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, तो दूध से है। किससे? दूध से है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब दूध से संबंधित प्रश्न क्या पूछता है कि दूध में अम्ल कौन से पाया जाता है? तो इसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सी अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दूध में। अगर आपसे पूछे कि दूध में शर्करा कौन सी पाई जाती है, शर्करा, तो इसमें लैक्टोज नामक शर्करा पाई जाती है। कौन सी? लैक्टोज नामक शर्करा। अगर आपसे पूछे कि दूध का माप किस में किया जाता है, तो दूध का माप जो है मीटर का कौन सा होता है? लैक्टोमीटर। किस मीटर से? लैक्टोमीटर से माप किया जाता है। अगर आपसे पूछे दूध का पीएच मान कितना होता है, दूध का पीएच मान कितना होता है, तो 6.4 इसका पीएच मान होता है। अगर आपसे पूछ ले कि दूध के जो है, दूध का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? पाचन कौन सा एंजाइम करता है? तो रेनिन एंजाइम पाचन करता है। कौन सा एंजाइम पाचन करता है? रेनिन नामक एंजाइम दूध का पाचन करता है। अगर आपसे पूछे कि मतलब दूध का जो है सफ़ेद रंग किसकी वजह से होता है, दूध में सफ़ेद रंग किसकी वजह से होता है, तो दूध में केसिन प्रोटीन पाया जाता है। केसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, इसके वजह से दूध का रंग जो है सफ़ेद होता है। अगर आपसे पूछे कि गाय का दूध जो है हल्का पीला होता है, हल्का पीला रंग का होता है, ये क्यों पाया जाता है, क्यों होता है, तो इसमें गाय के दूध में जो है कैरोटीन पाया जाता है। कैरोटीन नामक प्रोटीन पाया जाता है, इस वजह से ये हल्का पीला होता है। तो ये सभी चीज़ें जो है ये पूछी जाती हैं, तो इसे आप लोग को ध्यान रखना है। श्वेत क्रांति किस राज्य में शुरू हुई थी? गुजरात में। और श्वेत क्रांति वो बोलते हैं ऑपरेशन फ्लड। संबंध है दूध से। जनक कौन है? वर्गीज कुरियन। अम्ल की बात करें, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। शर्करा कौन सी पाई जाती है? लैक्टोज नामक शर्करा। माप किस में करते हैं? लैक्टोमीटर से। पीएच मान कितना होता है? 6.4। पाचन क्या होता है? रेनिन एंजाइम पाचन करता है। सफेद रंग क्या क्यों होता है? क्योंकि केसिन प्रोटीन पाया जाता है। पीला रंग होता है क्योंकि कैरोटीन प्रोटीन पाया जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों तक शेयर भी करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आपको क्लास कैसा लगा। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आपको वहाँ पे पीडीएफ मिलेगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि किस हिंसक घटना के बाद गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? तो देखिए जो है इम्पोर्टेंट प्रश्न है मॉडर्न हिस्ट्री से, और क्या कह रहा है कि गांधी जी के द्वारा जो है असहयोग आंदोलन, तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जो है शुरू भी किया था। अगर आप लोग पूछे कब शुरू हुआ था, तो 1920 में ये असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। तो इसके लिए हो गया था चौरी चौरा जो है कांड हो गया था। और चौरी चौरा जो है कांड जो है ये हुआ था जो है 1900 फरवरी जो है 1922 में। और क्यों हुआ था? क्योंकि यहाँ पे कुछ किसान धरना प्रदर्शन कर रहे थे और उस पर कुछ पुलिसकर्मियों के द्वारा क्या कर दिया गया, कुछ पुलिसकर्मियों के द्वारा गोली चला दिया गया था। पुलिस जो है कर्मियों के द्वारा क्या हुआ था, पुलिस कर्मियों द्वारा क्या हुआ था, गोली चला दिया गया था। अब ये पुलिस जो वहाँ पे आंदोलन करता थे वो गुस्सा हो गए और वो क्या कर दिए, वो तेज जो पुलिसकर्मी हैं उनको क्या कर दिया, एक थाने के अंदर जिंदा जला दिया। क्या कर दिया? थाने के अंदर जिंदा जला दिया था। तो ये इस घटना को क्या कहा जाता है? चौरी चौरा कांड कहा जाता है। कब हुआ था? फरवरी 1922 में। कभी कभी इसकी डेट जो है 4 फरवरी भी मिलती है, कभी कभी 5 फरवरी भी कहीं कहीं मिलती है। तो ये जो चौरी चौरा कांड है वो कहाँ पे हुआ था, ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये गोरखपुर में उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक, ये घटना गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो इसे चौरी चौरा कांड कहा जाता है। तो इसके बाद नहीं गांधी जी को क्या कर लिया जाता है, गांधी जी को क्या कर लिया जाता है, इस घटना के बाद गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है? गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्योंकि वही नेता थे, मेन नेता गांधी जी थे। अब कब गिरफ्तार कर लिया जाता है? तो 10 मार्च जो है 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, 10 मार्च 1922 को। और ये कितने साल के लिए गिरफ्तार किया जाता है? तो 6 साल के लिए गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो परंतु इनके स्वास्थ्य खराब होने की वजह से इनको 2 वर्ष में ही 1924 में ही क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। तो ये है हमारी चौरी चौरा पूरी घटना। ठीक, तो ये सारी बातें जितना बताया गया वो सभी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने क्या बताया कि किस हिंसक घटना के बाद गांधी जी को असहयोग आंदोलन, किस हिंसक घटना के बाद गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। तो असहयोग आंदोलन शुरू किया था गांधी जी ने 1920 में। इसको असहयोग आंदोलन हुआ था, चौरी चौरा कांड जो है
फरवरी 1922 को गोरखपुर में तेज पुलिस कर्मियों को क्या कर दिया गया था, जिंदा जला दिया गया था और इसकी वजह से गांधी जी को गिरफ्तार किया गया और 10 मार्च 1922 को 6 साल की इनको सजा हुई थी। लेकिन 1924 में गांधी जी को क्या कर दिया गया, स्वास्थ्य खराब होने की वजह से छोड़ दिया गया। स्वास्थ्य वगैरह बस एक बहाना था, उस समय गांधी जी का जलवा था, गांधी जी को कौन रख सकता है जेल में, ठीक, इसी वजह से इनको छोड़ दिया गया। जीएसएलवी क्या है, जीएसएलवी का पूर्ण रूप है, तो ये जो है जीएसएलवी का जो पूर्ण रूप है ये होता है जियो सिंक्रोनस। तो ये भी बात आप लोग ध्यान रखेंगे, जियो सिंक्रोनस जो है लॉन्च व्हीकल इसका फुल फॉर्म होता है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। सैटेलाइट जो है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसका फुल फॉर्म होता है। अगर आपसे पूछे कि पीएसएलवी का फुल फॉर्म बताओ, पीएसएलवी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये होता है पोलर सैटेलाइट जो है लॉन्च व्हीकल, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसका फुल फॉर्म होता है। अगर आपसे पूछे कि एएसएलवी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये होता है ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्या होता है, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसका क्या होता है, फुल फॉर्म होता है। तो इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि जीएसएलवी का पूर्ण रूप क्या होता है, जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एग्जाम में पूछा गया है, ये पूछा गया है और महत्वपूर्ण भी है। तो पीएसएलवी का फुल फॉर्म भी ध्यान रखेंगे, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। आईएनएस का फुल फॉर्म क्या होता है, आईएनएस जो पनडुब्बी वगैरह पे लिखा होता है जहाजों पे, तो ये इसका होता है इंडियन नेवल शिप। क्या होता है, इंडियन नेवल शिप होता है। तो ये भी बातें आप लोग को यहाँ पे रंगे हाथ याद रखना है। तो देखिए महान्यायवादी को कौन हटा सकता है, महान्यायवादी की नियुक्ति पूछे कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। अगर आपसे पूछे इसको हटा कौन सकता है, तो राष्ट्रपति जी हटा सकते हैं। अगर आपसे पूछे कि इनका कार्यकाल, महान्यायवादी का जो कार्यकाल कितना होता है, कार्यकाल जो होता है वो जो है ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पे होता है। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का मतलब कि राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार होता है कि राष्ट्रपति जब तक चाहेगा तब तक वो क्या रहेंगे, अब महान्यायवादी रहेंगे, नहीं तो फिर हटा दिए जाएंगे। अगर आपसे पूछे कि महान्यायवादी किस अनुच्छेद में है, किस अनुच्छेद में महान्यायवादी का पद है, अनुच्छेद नंबर 76 में। अगर आपसे पूछे कि वर्तमान में जो है हमारे महान्यायवादी कौन है, तो वर्तमान समय में कौन है। और अगर आपसे पूछे कि पहले महान्यायवादी कौन थे, पहले थे एमसी शीतलवाड़। कौन थे, एमसी शीतलवाड़ थे। अगर आपसे पूछे कि वर्तमान समय महान्यायवादी कौन है, तो आर वेंकट रमणी है। कौन है, आर वेंकट रमणी वर्तमान समय में है। तो ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक। सारी बातें तो हमने बता दिया। देखो अगर आपसे पूछे कि कौन हटा सकता है, तो राष्ट्रपति हटा सकते हैं। कौन नियुक्ति करता है, तो राष्ट्रपति जी नियुक्ति करते हैं। कार्यकाल कितना होता है, राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार होता है। और जो है इसके पहले महान्यायवादी कौन थे, एमसी शीतलवाड़ थे। वर्तमान समय आर वेंकट रमणी 16वें नंबर के महान्यायवादी है। करंट अफेयर है, ध्यान रखना, ठीक। चलो पार्थ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार में कितने प्रतिशत साक्षरता दर है। साक्षरता दर मतलब कितने पढ़े लिखे लोग हैं, तो इसमें 61.8% जो है बिहार की जो है साक्षरता है। और ये सर्वाधिक सबसे कम साक्षरता है जो है भारत में। सबसे कम साक्षरता कहाँ पे है, सबसे कम साक्षरता कहाँ पे है, वो बिहार में है। बिहार में अगर आपसे पूछे कि भारत में जो है सर्वाधिक साक्षरता कहाँ पे है, सर्वाधिक जो है साक्षरता कहाँ पे है, सर्वाधिक साक्षरता जो है वो केरल में है। केरल में कितना है, ये 94% यहाँ पे साक्षरता रेट है। कितना है, 94% है। तो इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे कि संघ राज्य में सर्वाधिक साक्षरता कहाँ पे है, संघ राज्यों की बात करें कि सर्वाधिक साक्षरता कहाँ पे है, तो वो है आपके लक्षद्वीप पे। कहाँ पे, लक्षद्वीप पे सर्वाधिक साक्षर, संघ राज्य में जो सर्वाधिक साक्षर राज्य, सर्वाधिक साक्षर राज्य वो है आपका, साक्षर राज्य वो है हमारा लक्षद्वीप।
तो इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए रिवीजन करते हैं। देखिए हमने क्या बताया कि कितने प्रतिशत साक्षरता दर बिहार में कितने % साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार है, तो 61.8% है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। और ये भी रेलवे के एग्जाम में जो प्रश्न लिया गया है वो रेलवे के एग्जाम से लिया गया है, इसमें पूछा गया है। बिहार में पूछे जनसंख्या कितनी है, जो साक्षरता दर है सबसे कम है। सर्वाधिक साक्षरता कहाँ पे है, केरल में है, 94% है। और संघ राज्यों में बात करें, लक्षद्वीप में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या कह रहा है कि ध्यानचंद किस खेल से संबंधित है। तो देखिए ध्यानचंद जो है हॉकी से संबंधित है, हॉकी से। और इन्हें क्या कहा जाता है, ध्यानचंद को कहा जाता है हॉकी का जादूगर। क्या कहा जाता है, हॉकी का, इनको जादूगर बोला जाता है। ठीक, ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। और दूसरा नंबर आप लोग को ये ध्यान रखना है, इनका जन्मदिन कब होता है। जन्मदिन कब होता है, तो ये जिनका जो जन्मदिन होता है वो 29 अगस्त के दिन होता है। कब होता है, 29 अगस्त के दिन। और इस दिन हम लोग क्या मनाते हैं, इनके जन्मदिन पे राष्ट्रीय क्या मनाते हैं, खेल दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। तो इसमें मेजर ध्यानचंद जी को हल्के में मत लीजिएगा। तो अगर आपसे पूछे कुछ खिलाड़ियों के नाम, अगर आपसे पूछे कि विश्वनाथ आनंद ये किस खेल से संबंधित है। विश्वनाथ आनंद ये शतरंज के पहले ग्रैंड मास्टर हैं, शतरंज से संबंधित है, शतरंज से। अगर आपसे पूछेगा सचिन तेंदुलकर, तो बच्चा जानता है कि सचिन तेंदुलकर कौन है। तो सचिन तेंदुलकर ये क्रिकेट से संबंधित है, क्रिकेट से क्रिकेटर है। ठीक, इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि ध्यानचंद किस खेल से संबंधित हैं, तो हॉकी से संबंधित है। इन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। इनका जन्मदिन हुआ 29 अगस्त के दिन। इस दिन हम लोग राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। विश्वनाथ आनंद शतरंज से संबंधित है, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट से संबंधित है। शेरशाह के बचपन का क्या नाम था, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। शेरशाह सूरी के जो बचपन का नाम था उसका नाम था फरीद। ये बचपन में क्या कर दिया था, एक जो है शेर को मार दिया था। इस वजह से जो है फरीद खां, इसके बचपन का नाम था, एक शेर मार दिया था, तब से नाम इसका हो गया शेरशाह सूरी। ये किस साम्राज्य का संस्थापक था, तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। ये किस साम्राज्य का संस्थापक था, तो ये सूर साम्राज्य का क्या था, सूर साम्राज्य का क्या था, संस्थापक था। तो ये तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। शेरशाह सूरी की बात करता है कि इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी, मृत्यु तो कालिंजर में मृत्यु हुई थी। ये भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, कालिंजर में। और इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि इसकी मकबरा कहाँ पे बना हुआ है, मकबरा। तो इसका जो मकबरा है सासाराम में है, सासाराम कहाँ पे है, बिहार में इसका मकबरा है, वहीं पे इसको दफनाया गया है। ये भी बात एग्जाम में पूछा जाता है। और इसके जो है शेरशाह सूरी के कुछ कार्य आप लोग को पता है। जीटी रोड, अगर आपसे पूछे कि जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था, तो शेरशाह सूरी ने। अगर आपसे पूछे कि पटना का जो है पाटलिपुत्र का नाम जो है, आपसे पूछे कि पाटलिपुत्र का नाम जो है ये पटना किसने किया था, पटना इसका नाम किसने किया था, तो वो किया था आपके शेरशाह सूरी ने। अगर आपसे पूछे कि भारत में रुपए का सिक्का किसने चलाया था, रुपए का सिक्का किसने चलाया था, तो रुपए का सिक्का भी इसने चलवाया था शेरशाह सूरी ने। तो इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए रिवीजन करते हैं कि शेरशाह के बचपन का नाम क्या था, फरीद खां इसके बचपन का नाम था। संस्थापक ये किसका था, सूर्य साम्राज्य का। कलिंजर में मृत्यु हुई थी, गोला चला रहा था, तोपखाना गोला चला रहा था, उस दौरान इसकी मृत्यु हो गई थी। सासाराम बिहार में इसकी मकबरा है। जीटी रोड का निर्माण इसने करवाया था, जिसे ग्रांड ट्रंक रोड भी बोलते हैं। और पाटलिपुत्र जो पटना नाम कर दिया। और रुपए का सिक्का इसने चलवाया था, किसका सिक्का, रुपए का सिक्का चलाया था। तो ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। इसे जीटी रोड को भी बोलते हैं सड़क ए आजम, क्या बोलते हैं, सड़क ए आजम भी इसे बोलते हैं। तो ये भी बातें आप लोग को रंगे हाथ याद रखना है। चलिए पार्थ आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है 1885 में हुई थी। महत्वपूर्ण प्रश्न कब हुई थी, 1885 में हुई थी। और किसने किया था, तो एयो ह्यूम ने किया था। किसने किया था, एयो ह्यूम ने किया था। एयो ह्यूम को क्या कहा जाता है, इसे शिमला का सन्यासी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शिमला का सन्यासी भी कहा जाता है। तो ये भी बातें आप लोग को याद रखना है। अगर आपसे पूछे कि इसकी जो है इस समय जब कांग्रेस की स्थापना था, इस समय भारत में वायसराय कौन थे, ये भी अगर आपसे पूछे तो डफरिन के समय में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। किसके समय में, डफरिन के समय में। अब कांग्रेस की बात करें, स्थापना तो हो गया। अगर आपसे पूछे कि इसकी पहली बैठक कब हुई थी, पहली
बैठक 1000 बार बताएं। पहली बैठक इसकी मुंबई में होती है, मुंबई में। और कब हुई थी? तो 1885 में जब इसकी स्थापना हुई थी तभी इसकी बैठक हुई थी। और ये बात करता है कि इसके पहले अध्यक्ष कौन बने थे, कांग्रेस के पहले जो है अध्यक्ष कौन बने थे? तो ये बने थे आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी। WC कौन बने थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष बनाए गए थे। इसमें सदस्य कितने शामिल थे? इसमें सदस्य कितने शामिल थे? तो पहले वाली बैठक में 72 सदस्य इसमें शामिल थे। तो बस इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना है, चंगा मंगा हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। किसने किया था? A.U. ह्यूम ने किया था। इसे शिमला का सन्यासी भी कहा जाता है। ये डफरिन के समय में हुआ था इसकी स्थापना। पहली बैठक इसकी 1885 में मुंबई में। पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी बने थे। सदस्य इसमें क्या थे? पहली बैठक में 72 सदस्य थे। इंपॉर्टेंट था। किसका प्रश्न है? मॉडर्न हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है फिर इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि व्यक्तिगत सिद्धांत किससे संबंधित है? तो देखिए जो व्यक्तिगत सिद्धांत है ना, बहुत ही जाते हजारों बार एग्जाम में पूछा गया है। ये प्रश्न जो है हजारों बार एग्जाम में पूछा गया है और इसे इंपॉर्टेंट लगा के आप लोग नोट करेंगे। क्या कह रहा है? व्यक्तिगत सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये डलहौजी से संबंधित है। किससे संबंधित है? डलहौजी से। इसे क्या कहा जाता है? विलय की नीति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विलय की नीति भी इसे बोला जाता है। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसके विलय की नीति को जो सर्वप्रथम शिकार कौन बना था? सर्वप्रथम जो शिकार कौन बना था? तो इसके सबसे पहले शिकार बने था वो सतारा था। सतारा सर्वप्रथम शिकार जो है ये पूछा जाता है व्यक्तिगत सिद्धांत या फिर हड़प नीति का। सबसे पहले शिकार कौन प्रांत बना था, कौन सी स्थान बना था? तो सतारा बना था। सतारा कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। कब बना था? 1848 में इसको डलहौजी ने इसका विलय किया था। और इस हड़प नीति को अगर आपसे पूछिए आगे चल के समाप्त किसने किया था? समाप्त किसने किया था? तो कैनिंग ने इसे आगे चल करके समाप्त कर दिया था। किसने? कैनिंग ने समाप्त किया। कुछ और भी चीज़ें देख लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि अस्थाई बंदोबस्त किसने शुरू किया था? अस्थाई बंदोबस्त किसने शुरू किया था? तो अस्थाई बंदोबस्त जो व्यवस्था है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया था। किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इस व्यवस्था को शुरू किया था। अभी हमने बताया कि स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है? स्थानीय जो है स्वशासन का जनक कौन है? तो लॉर्ड रिपन है स्थानीय स्वशासन का जनक। अगर स्थानीय रिपन के बारे में मैंने कल क्या बताया था कि इसके समय में क्या हुई थी? नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी। क्या हुई थी? नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। 1881 में नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी इसके समय में। और हमने बताया था कि इसी के समय में क्या हुआ था? वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट था, वर्नाकुलर जो है प्रेस एक्ट था जो है इसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया था। इसने समाप्त किया था कब? 1882 में। ये हमने बताया था। रिपन से संबंधित एक और कौन सी चीजें बताई थी कल? आप लोग बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय या फिर अंतिम गवर्नर जनरल पूछ ले, अंतिम गवर्नर जनरल पूछ ले कौन था? तो ये था, ध्यान रखेंगे, कैनिंग था। कौन था? कैनिंग था। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। कौन था? कैनिंग। पहले पेन तो बदल लें नहीं तो इनमें खिचड़ी बन जाएगा। तो देखिए हमने क्या बताया? व्यक्तिगत सिद्धांत किससे संबंधित है? डलहौजी से। इसे विलय की नीति भी कहा जाता है। इसके तहत सर्वप्रथम कौन सा प्रांत इसने हड़पा था? तो सतारा को इसने हड़प लिया था सबसे पहले 1848 में। और ये बात एग्जाम में पूछी जाती है। कैनिंग ने इसे समाप्त किया था। अस्थायी बंदोबस्त किसने शुरू किया था? कॉर्नवालिस ने। स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है? रिपन है। और नियमित जनगणना 1881 में इसके समय में शुरू हुई है। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की समाप्ति जो है 1882 में इसने ही की थी। तो ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम वायसराय वो और अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये कैनिंग था। कैनिंग था प्रथम वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल। इसके समय में कुछ और कार्य हुए थे कैनिंग के समय में। यहाँ पे देखेंगे कौन कौन से कार्य हुए कैनिंग के समय में। तो देखिए 1857 का भी हमने बताया। 1857 का विद्रोह किसके समय में हुआ था? तो कैनिंग के समय में ही हुआ था। इसके समय में जो है आईपीसी पारित हुआ था। आईपीसी क्या होता है? इसी के समय में आईपीसी पारित हुआ था भारत में। इसको क्या कहते हैं? इंडियन पैनल कोड कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडियन जो है पैनल कोड कहते हैं। ये भी पारित हुआ था इसके समय। और इसी के समय सीआरपीसी भी पारित किया गया था। सीआरपीसी ऐसे नहीं रहेगा, सीआरपीसी जिसे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बोलते हैं। यानी कि क्या बोलते हैं? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। क्रिमिनल प्रोसीजर
कोड बोलते हैं, ये भी इसके समय में पारित हुआ था। तो कैनिंग को भी याद रखेंगे और जो है यहाँ पे डलहौजी वगैरह को सबको याद रखेंगे। हमने क्या बताया कैनिंग के बारे में, महत्वपूर्ण प्रश्न था मॉडर्न हिस्ट्री से कि प्रथम भारतीय वायसराय कौन था, कैनिंग था। और पहला गवर्नर जनरल भी कौन था भारत का, वो भी कैनिंग था। 1857 का विद्रोह इसके समय में हुआ था। आईपीसी इंडियन पैनल कोड जो है और सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड भी पारित किया गया था। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। तो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के जो संस्थापक थे उनका नाम है कुमारगुप्त। क्या नाम है, कुमारगुप्त। अगर आपसे पूछे कि इनका संबंध किस वंश से था, कुमारगुप्त का संबंध किस वंश से था, तो ये गुप्त वंश के थे। किस वंश के, गुप्त वंश के। और विश्वविद्यालय नालंदा की बात करें, नालंदा कहाँ पे है, बिहार में। बिहार में नालंदा जिले में नालंदा ये स्थित है। तो ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। आगे आपको क्या बताना है, अगर आपसे पूछे कि नालंदा विश्वविद्यालय में किसने अध्ययन किया, कौन सा जो है नालंदा विश्वविद्यालय में कौन सा चीनी जो यात्री था, चीनी यात्री कौन सा अध्ययन किया था, तो वो ह्वेनसांग था। कौन था, वेनसांग ने क्या किया इसमें, क्या किया, वेनसांग ने क्या किया इसमें अध्ययन आकर के, अध्ययन नालंदा विश्वविद्यालय में किया था। अगर आपसे पूछे नालंदा विश्वविद्यालय को आगे चल के ध्वस्त किसने करवाया था, ध्वस्त किसने करवाया था, तो वो किया था कौन, बख्तियार खिलजी। किसने, बख्तियार खिलजी ने आगे चलकर क्या कर दिया, इसे ध्वस्त कर दिया। अब बख्तियार खिलजी के बारे में बात करें, ये किसका गुलाम था, तो गोरी का, ये क्या था, गोरी का गुलाम था। तो ये भी बातें आप लोग को याद रखना है। चलिए इसका रिवीजन करते हैं। देखिए कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, कुमारगुप्त थे। कुमारगुप्त ने इसकी स्थापना किया था, बिहार में ये स्थित है। और अध्ययन यहाँ पे कौन किया था, ह्वेनसांग ने आकर के, चीनी यात्री था, ये आके अध्ययन किया था। इसको ध्वस्त किसने कराया, तो बख्तियार खिलजी ने इसको, इसमें आग लगा दिया था। बख्तियार खिलजी इसमें आग लगा दिया था, गोरी का ये गुलाम था। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण है, क्या कह रहा है कि देखिए कि मुंगेर किसकी राजधानी थी, तो मुंगेर जो है वो मीर कासिम की राजधानी थी, मीर कासिम की राजधानी थी। इसने पहले अपनी राजधानी को स्थानांतरण किया था, तो ये भी स्थानांतरण भी किया था। तो ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है, क्योंकि पूछा जाता है कि किसने इसमें से अपनी राजधानी को स्थानांतरण किया था। पहले इसकी राजधानी मुर्शिदाबाद थी। कहाँ पे थी, मुर्शिदाबाद थी इसकी राजधानी। कहाँ पे थी, मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद से इसने कहाँ पे कर लिया, मुंगेर कर लिया। तो ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना, मुर्शिदाबाद से ये मुंगेर कर लिया। मीर जाफर के बारे में बात कर लेते हैं। ये देखिए मीर कासिम जो है ये कौन था, अगर आपसे पूछे तो मीर जाफर का गुलाम था, मीर जाफर का दामाद था। तो ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए रिवीजन करते हैं। देखिए प्राचीन हमने क्या बताया, मुंगेर किसकी राजधानी थी, तो मीर कासिम ने राजधानी से बनाया था। इसकी पहले राजधानी थी मुर्शिदाबाद, फिर स्थानांतरित करके मुंगेर कर लिया था। और मीर जाफर का मीर कासिम क्या था, दामाद था। निम्बू बाजुगो नामक बांध किस नदी पे बना हुआ है, तो ये जो बांध है ये सिंधु नदी पे बना हुआ है। किस नदी पे, सिंधु नदी पर बना हुआ है। अगर आपसे पूछे सिंधु नदी के बारे में, तो इसका उद्गम कहाँ से होता है बता दीजिए। तो जो ये इसका उद्गम जाता है सानुख्या बाब ग्लेशियर से, सानुख्या बाब जो ग्लेशियर है, सानुख्या बाब नामक ग्लेशियर से इसका उद्गम हुआ है। अगर सानुख्या बाब नामक ग्लेशियर नहीं मिलता है तो आपको कौन सा मिल जाएगा, सियाचिन ग्लेशियर, मानसरोवर झील मिलेगा। तो मानसरोवर झील के पास से भी ऑप्शन में मिलेगा, मानसरोवर झील के पास से इसका उद्गम हुआ था। हमने सिंधु नदी के बारे में कल ही बताया था कि सिंधु जल समझौता जो है सिंधु नदी पे ही, सिंधु जल समझौता ये किसने कराया था, कब कराया था, तो सिंधु जल समझौता जो है 1960 में हुआ था। किसने कराया था, तो इसको विश्व बैंक ने कराया था। ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखनी है। तो देखिए यहाँ पे सिंधु नदी के बारे में मैंने क्या बताया कि निम्बू बाजू को बात किस नदी पे है, सिंधु नदी पे। लंबाई पूछ ले सिंधु नदी की कितनी है, तो 2880 किलोमीटर। कितनी है, 2880 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक, सानुख्या बाब ग्लेशियर कहाँ पे है, मानसरोवर झील से, यहीं पे तिब्बत में, यहीं से उनका इसका उद्गम होता है। तो ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। और सिंधु जल समझौता कब हुआ था, 1960 में। किसने कराया था, विश्व बैंक ने करवाया था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है और कह रहा है कि किसी राजनीतिक ने
कोalition ईयर्स 1996 से 12 नामक पुस्तक लिखी थी? किस राजनीतिज्ञ ने? तो यहाँ पे इन्होंने लिखा था, किसने? प्रणब मुखर्जी ने। किसने? प्रणब मुखर्जी ने इस पुस्तक को लिखा था। प्रणब मुखर्जी के बारे में बात कर लेते हैं। ये भारत के क्या थे? पूर्व राष्ट्रपति थे। ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति रहे हुए हैं, तो ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। बात करते हैं, इन्होंने जो 8वीं जो हमारी 5 ईयर प्लान थी, 8वीं जो पंचवर्षीय योजना है, इसका इन्होंने क्या किया था? प्रारूप तैयार किया था। प्रारूप तैयार किया था। तो ये भी बातें आप लोग को याद रखनी है। एक पुस्तक के बारे में आप लोग बता दीजिए, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ये किसकी पुस्तक है? ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ये किसकी पुस्तक है? तो ये स्टीफन हॉकिंस की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? स्टीफन हॉकिंस की पुस्तक है। तो ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए रिवीजन करिए कि किस राजनीतिज्ञ ने कोalition ईयर्स 1996 से 12 नामक पुस्तक लिखी? तो ये लिखी थे प्रणब मुखर्जी, हमारे पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। इंपॉर्टेंट है ये बात। और 8वें जो 5 ईयर प्लान है, इसके प्रारूप तैयार किया था। और ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ये पुस्तक किसकी है? तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम स्टीफन हॉकिंस की पुस्तक है, हमने बताया यहाँ पे। अगला प्रश्न कि गर्म रेगिस्तान में पवल धूल से बनने वाली मृदा को क्या कहते हैं? इसे लोयस मृदा कहते हैं। लोयस जो है, लोयस मृदा कहते हैं। और इसे जो पठार का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? लोयस पठार कहते हैं। लोयस पठार। अगर आपसे पूछे कि लोयस पठार है कहाँ पे, तो वर्तमान समय में लोयस पठार कहाँ पर विस्तार है? चीन में लोयस पठार पाए जाते हैं। अगर लोयस पठार की बात करें, ये किससे निर्माण होता है? इसका निर्माण किससे होता है? तो इसका जो निर्माण होता है वो पवन द्वारा होता है। किससे? पवन द्वारा होता है। ठीक, कुछ स्थलाकृतियां हैं वो पूछा जाता है, ये इसका निर्माण किसके द्वारा होता है? जैसे देखिए छत्रक का अगर आपसे पूछे कि निर्माण किसके द्वारा होता है, या फिर बरखान का पूछ ले, बरखान या फिर छत्रक का, इनका निर्माण किसके द्वारा होता है? तो ये जो बनते हैं ये पवन द्वारा बनते हैं। किसके द्वारा? पवन के द्वारा बनाए जाते हैं। जब हवा जहाँ पे ज़्यादा बहता है वो कुछ स्थलाकृति बना देता है काट छाट करके, उसको बोलते हैं जो है छत्रक, बरखान। अगर आपसे पूछे कि फियोर्ड किसके द्वारा बनता है? फियोर्ड जो है, या फिर लैगून पूछे, लैगून नामक लैगून झील पूछ लिए, किसके द्वारा बनता है? ये समुद्री तरंग लहर द्वारा। किसके द्वारा? समुद्री तरंग द्वारा बनती है, या फिर तरंग लहर द्वारा बनती है। चलिए इसका रिवीजन करते हैं। देखिए अगर आपसे पूछे कि गर्म रेगिस्तान में पवन धूल से बनने वाली जो मृदा होता है उससे लोयस मृदा कहते हैं। लोयस पठार कहाँ पे पाया जाता है? चीन में पाया जाता है। इसका निर्माण किससे होता है? पवन द्वारा होता है। छत्रक और बरखान ये पवनों द्वारा बनाया जाता है। फियोर्ड और लैगून ये भी किसके द्वारा बनता है? समुद्री तरंग द्वारा बनता है। सिकंदर भारत पर कब आक्रमण किया था? 326 में। 326 BC में सिकंदर भारत आता है। और जब सिकंदर भारत आता है तो इसमें स्वागत किसने किया था ये भी पूछा जाता है। तो इसको स्वागत राजा आम्भी ने किया था। किसने? राजा आम्भी ने किया था। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे सिकंदर ये शासक कहाँ का था, तो ये शासक था मकदुनिया का। किस कहाँ का? मकदुनिया का शासक था। मकदुनिया का ये शासक था। ये भी बातें आप लोग को, मकदुनिया का ये शासक था, ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे कि एक बात और पूछी जाती है कि सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी, तो ये हुई थी 323 जो है BC में। इसकी मृत्यु कब हुई थी? 323 BC। यहाँ पे डेट कुछ गलत लग रहा है यार, 26 में ये कहाँ पे आता है? भारत में 23 में। हाँ 23 में ही मृत्यु हो गई थी। और ये भी पूछा जाता है कहाँ पे मृत्यु हुई थी, तो बेबीलोन में इसकी मृत्यु हुई थी। कहाँ पे? बेबीलोन में इसकी मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है कि इसका जो है सेनापति कौन था? सेनापति दो थे इसके, एक जल सेनापति था, एक थल सेनापति। थल सेनापति की बात करें तो इसका नाम क्या था? सेल्यूकस निकेटर। कौन था? सेल्यूकस निकेटर इसका तो थल सेनापति था। और दूसरा कौन था? अगर आपसे पूछे कि इसके जल जो है जल सेनापति का नाम क्या था, तो निर्याकस इसके जल सेनापति का नाम था। यहाँ पे मिटा कर लिखेंगे, सबको मिटा देंगे। फिर इसके जल सेनापति पूछे कौन था, तो निर्याकस था। तो इतनी बातें आप लोग को यहाँ से ध्यान रखना है। चलिए रिवीजन करते हैं। देखिए सिकंदर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? 326 BC में। स्वागत कौन किया? राजा आम्भी ने किया था। और
शासक कहाँ का था? मकदूनिया का था। इसकी मृत्यु 323 बीसी में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? बेबीलोन में इसकी मृत्यु हुई थी। और सेनापति, थल सेनापति कौन था? तो थल वाला सेनापति सेलुकस निकेटर। जल सेनापति कौन था? निर्याकस। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो जय हिंद। आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों तक शेयर करिए। पता नहीं क्यों आज कैमरा नहीं चल रहा था, तो इस वजह से बिना कैमरा का ही क्लास रिकॉर्डिंग करना पड़ा। तो कोई बात नहीं, आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, खूब पढ़िए, खूब बढ़िए आगे। धन्यवाद। जय हिंद।